नमस्कार दोस्तों। कई बार हम अच्छे कार्य करते हैं, हम लोग सदाचार के मार्ग पर चलते हैं, हर कर्म में अपना 100% देते हैं, ईमानदारी की राह को किसी भी हालत में नहीं छोड़ते। लेकिन आसपास के माहौल को देखकर हमारे मन में कई बार ये विचार आता है कि कई लोग बुरे काम करके, बुरा कर्म करके अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन इतनी ईमानदारी के बाद भी हम लोग इस मार्ग पर बहुत दुख पा रहे हैं। तो क्या अच्छा मार्ग या ईमानदारी से चलना सही होता है, या फिर हमें भी अपनी मार्ग को बुरे मार्ग में बदल लेना चाहिए? क्योंकि जब दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर आने लगता है, या फिर हमारे परिवार पर संकट आने लगता है, ईमानदारी के मार्ग पर चलने के बावजूद, तो फिर इस तरह के सवाल, इस तरह के विचार हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं। इसी से संबंधित आज की हमारी कहानी है। एक बार एक तपस्वी साधु अपने आश्रम में हमेशा की तरह प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन पूरा होने के बाद एक व्यक्ति ने उस साधु महाराज से पूछा कि जीवन में ईमानदारी क्यों आवश्यक है। ये सुन वो उत्तर देते हैं कि जीवन में जो ईमानदारी से रहता है, उसकी लोगों के बीच एक अलग ही छवि बनती है। जो व्यक्ति किसी के साथ छल या धोखा नहीं करते, सदैव संतुष्टि और ईमानदारी के साथ रहते हैं, कभी लालच नहीं करते, वो सदैव जीवन में सुखी और खुश रहते हैं। व्यक्ति पूछता है कि संत महाराज, लेकिन वो हमें समाज में ऐसी क्या छवि देते हैं? तब वो उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये आपको सम्मान देता है, सिर उठाकर रहना सिखाता है। क्या कभी किसी लोभी को ऐसे रहते देखा है? नहीं ना। लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति ऐसे ही रहता है, सम्मान के साथ जीवन जीता है। आज की ये कहानी ध्यान से सुनना। किसी राज्य में एक राजा कई सालों से राज करता आ रहा था। पीढ़ी दर पीढ़ी राजा की कई पुश्तें राजगद्दी पर बैठ चुकी थीं। अपने पिता के बाद राजा इस पूरे राज का उत्तराधिकारी बन गया था। राजा भी अपने विवाह के बाद अपने उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रहा था कि जब राजा की संतान होगी, तब वो धूमधाम से उसका राज्य अभिषेक करेगा। लेकिन राजा के सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। राजा के विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं हुई। राजा की उम्र भी बढ़ती जा रही थी, और साथ ही ये चिंता भी कि उसके यहाँ वर्षों से चली आ रही प्रथा भी अब टूट जाएगी। उसके बाद कौन इस राज्य को संभालेगा? इन सब बातों का चिंतन करके राजा बहुत दुखी था। एक रात राजा इसी विषय में काफी गहरा चिंतन कर रहा था कि अब उसकी स्वयं की तो कोई संतान है नहीं, और अब उसके होने की भी कोई आशा नहीं है, और इस राज्य को भी आगे संभालने के लिए किसी राजा की आवश्यकता है। वो इन सब पर बहुत विचार कर रहा था कि तभी उसके भीतर एक विचार आता है कि प्रजा के अच्छे भविष्य के लिए किसी ऐसे उत्तराधिकारी का चुनाव किया जाए जो राजा के बाद सबका ध्यान रखे। वो ये तय कर लेता है कि राज्य के ही किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को ही, जो कि बुद्धिमान, कौशल हो, उसे ही अब राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाए। वो एक योजना बनाता है जिसके बारे में पूरी जानकारी किसी को नहीं देता, सब गुप्त रखता है। अगले दिन राजा दरबार में सभा बैठाता है और मंत्री से ये कहता है कि पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दो
कि जो व्यक्ति राजा से मिलने आएगा उसे ही राजा अपने हिस्से का कुछ हिस्सा उसके नाम कर देगा। ये सुन सभी हैरान हो जाते हैं कि राजा ने ये कैसा निर्णय लिया है। मंत्री कहता है कि महाराज, आप इस बात का अर्थ समझ रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ तो आपके पास स्वयं ही कुछ नहीं बचेगा। वो तो आपसे ऐसे ही मिलने आ सकते हैं। ऐसी घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक अनुचित और गलत निर्णय है। ये सुन राजा कहता है कि आप चिंता ना करें मंत्री जी, बस मेरे कहे अनुसार घोषणा करवाएं। मंत्री पूरे राज्य में ये घोषणा करवा देता है। ये सुनते ही सभी प्रजा में एक हलचल सी हो जाती है कि राजा ने ये निर्णय क्यों लिया। राजा अपने महल के खुले मैदान में सभी के आने की व्यवस्था कर देता है। राजा सभी के लिए एक सुंदर सा आयोजन करवाता है, जहां सभी प्रजा के लिए खाने पीने, नाच गाने सभी की व्यवस्था होती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि राजा ये क्या कर रहा है। अगले दिन जब सभी राजा के महल की तरफ आते हैं तो एक एक करके उस मैदान की तरफ बढ़ते हैं। वहां की चकाचौंध देखकर सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उतनी ही दूर में घूमने खाने लगते हैं। सभी के मन में ये विचार आता है कि राजा से वो बाद में जाकर मिलेंगे, पहले इस आयोजन का लुत्फ उठाया जाए, बाद में हिस्सा ले लेंगे। सभी उस मैदान में रह जाते हैं, लेकिन उन सभी में एक ऐसा भी व्यक्ति था जो इन सब से बहुत दूर था। वो एक युवा लड़का था जिसकी इन सब में कोई खास रुचि नहीं थी। वो बस राजा से मिलना चाहता था। वो सब कुछ छोड़ राजा के पास दरबार में पहुंचता है। सभी में से केवल एक उस लड़के को स्वयं के पास आते देख राजा पूछता है कि क्या हुआ, तुम उस आयोजन का लुत्फ नहीं उठाओगे? ये सुन वो युवा लड़का कहता है कि ऐसे कई आयोजन आप हमारे लिए बाद में भी कर दोगे, लेकिन इस तरह आपसे मिलने और बात करने का अवसर हमें हमेशा नहीं मिलेगा। राजा कहता है कि तुम सबसे पहले आकर हमसे मिले, हम अपने हिस्से से कुछ हिस्सा तुम्हें देते हैं। ये सुन वो युवा लड़का कहता है कि नहीं राजन, मैं यहाँ आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ कहने आया हूँ कि आप अपना निर्णय बदल लें। हमें आपके हिस्से से नहीं, आपसे लगाव है। जिस राज्य में आप जैसा एक उत्तम राजा हो जो हमेशा सबका भला सोचता हो, उसके आगे इन सबका क्या मूल। उस व्यक्ति की ये बात सुन राजा को बहुत प्रसन्नता होती है कि जिस व्यक्ति की उसे तलाश थी आज वो मिल गया। राजा अपने मंत्री से कहता है, यही वो लड़का है जो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। ये सुन मंत्री कहता है कि लेकिन आपने इसमें ऐसा क्या देखा, ये तो एक साधारण सा लड़का है। तब राजा मंत्री से कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि में ये एक साधारण लड़का है, लेकिन मेरी दृष्टि से देखो तो ये एक बुद्धिमान, कौशल, नेक दिल और योग्य लड़का है जो इस राज्य का उत्तराधिकारी होना चाहिए। और तब राजा मंत्री को अपनी सारी योजना बताते हैं कि उन्होंने ये आयोजन और घोषणा इसलिए ही करवाई थी क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि प्रजा में कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके भीतर इन सब का कोई लोभ लालच ना हो। ये जितने भी लोग आए हैं सभी केवल हिस्सा लेने और आयोजन का आनंद लेने आए हैं। किसी को भी मुझसे मिलने या इस निर्णय का कारण नहीं जानना। उन सब में केवल यही एक व्यक्ति था जिसने
कोई लालच नहीं किया और ईमानदारी से मुझसे मिला। मैंने सही तरह से सोच विचार करके इसे परख कर ही ये निर्णय लिया है और आज से यही इस राज्य के लिए एक सही उत्तराधिकारी है। और तब राजा पूरे राज्य में उस युवा लड़के को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। कहानी के अंत में साधु महाराज सभी को समझाते हुए कहते हैं कि इसलिए जीवन में ईमानदार होना जरूरी है। ये आपको हमेशा आगे ले जाती है। साधु की बात से सभी व्यक्ति बहुत ही प्रभावित होते हैं और साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर लौट जाते हैं। अतः इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ईमानदार होना चाहिए। आपकी ईमानदारी ही आपको समाज में इज्जत दिलवाती है और लालच आपका पतन करवाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।